नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। अधिकतर सर्वे में दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 110 से 120 के करीब सीटें लाएगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने में सफल होती दिख रही है। इसी से कांग्रेस इस कदर बौखला गई कि कांग्रेस के नेताओं ने वहां पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी तुलना करते हुए बजरंग दल पर बैन करने की बात कर दी। कांग्रेस ने सोचा कि इससे एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण करके वो मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में रुझाने में सफल रहेगी और जेडीएस का वोट काटने में उसको सफलता मिलेगी तो वो सरकार बना सकती है। इसी बीच सोनिया गांधी की एंट्री हुई और सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया और सोनिया गांधी ने हुबली में 6 मई को अपने भाषण में कहा, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। अब संप्रभुता शब्द ऐसा है कि यह देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अखंडता शब्द भी देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सोनिया गांधी ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल किया है और यह जो शब्द का इस्तेमाल किया है यह दिखा रहा है कि कांग्रेस की सोच क्या है। असल में यह पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर जाते हैं वहां भी आपने देखा कि वो ऑक्सफोर्ड जब गए थे वहां भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, वो कई राज्यों का समूह है। यह कांग्रेस की एक मानसिकता को दर्शाता है कि कांग्रेस वास्तव में सोचती क्या है। कांग्रेस अभी भी उसी पैटर्न पर चल रही है जिस पैटर्न पर कभी अंग्रेज चले थे। भारत को वो अखंड भारत मानने को तैयार नहीं है और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की विचारधारा को पोषित कर रही है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के विचार से भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें वामपंथी नेता हैं, उनकी चले तो वो भारत के कई टुकड़े कर दें। अब वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब कांग्रेस का एजेंडा साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस अभी तक अंदर से उनको सपोर्ट करती थी, लेकिन अब खुलकर उसके विचार सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ उसने, आप देखिए कि देश की आजादी के बाद से धारा 370 मात्र 3 साल के लिए लगाई गई थी, लेकिन आजादी के 75 साल बीत रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं आई होती तो ये कांग्रेसी कभी भी कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाते। इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि एक तरफ कश्मीर को काट के और बांट के रखिए, उसमें विवाद पैदा रखिए, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में विकास ना करें तो वहां ज्वलंत मुद्दे और हमेशा धरने, प्रदर्शन, उग्रवाद पनपता रहे। जरूरत पड़ने पर जब चीन चाहे कब्जा कर ले। इसी तरह कश्मीर में हमने जैसा देखा वैसा जिहादी मानसिकता के लोग केरल में भी दिखाई दिए और केरल में सोची समझी रणनीति के तहत आईएसआईएस के लोग एक्टिव हुए और किस तरह से पीएफआई के माध्यम से वहां ऐसे लोगों को फंडिंग की जा रही थी जो धर्मांतरण करने में लगे थे और कांग्रेस ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही है। आपको याद दिला दूं कि 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के पहले उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, सिद्धरमैया, उन्होंने, आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार उस समय जो थी उन्होंने एक नए प्रदेश के लिए ध्वज का डिजाइन किया था और उसको मंजूरी दी थी और केंद्र में भेजा गया था क्योंकि केंद्र उसको स्वीकृति दे दे। अब आज इस मानसिकता को समझिए। यहां मैं फिर से यह बात बता दूं, 2018 में यदि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजाय कांग्रेस की सरकार होती तो इनका तो प्लान था कि जिस तरह से कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान थे, ये चाहते हैं कर्नाटक में भी ऐसा ही हो जाए। ये 2 निशान चाहते हैं। ये क्या देश के अंदर संभव है कि एक ही देश में देश के एक राज्य का ध्वज अपना अलग हो? और कांग्रेस उस पर प्रस्ताव लाती है, डिजाइन करती है ध्वज को और उसको केंद्र को भेज रही है। इन्हें पता था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कतई इसे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन इन्हें केवल एक मैसेज देना था कि हम ऐसा करना चाहते हैं। ये तो दिखाना चाह रहे थे
और यह है मानसिकता कि चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर गुजरेंगे। 2018 में इनको लग रहा था कि सरकार चली जाएगी, लोग नाराज हैं, काम किया नहीं है और केवल एक वर्ग को तुष्ट किया है, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम तो लोगों को ये बताएं, जो पीएफआई के एजेंट वहां एक्टिव हैं और एक विशेष धर्म के लोग जो हैं, उनमें एक मैसेज देना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तो कर्नाटक को अलग राज्य के रूप में दर्जा भी दे देंगे। ये कितनी खतरनाक मानसिकता है, आप याद करिए। इसी तरह तुष्टीकरण के कारण जब लोकसभा के 2014 के चुनाव थे, एक दिन पहले, आचार संहिता लगने के जस्ट एक दिन पहले, इसी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के अंदर बहुत सारी अरबों रुपए की प्राइम लोकेशन पर जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड को दे दी। उसके लिए नियम बदला गया, उसके लिए केंद्र से नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस का पूरा एजेंडा साफ है, सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब देश के अंदर राष्ट्रभक्त सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इस पर तत्काल मोदी जी ने प्रतिक्रिया दी। जैसे ही सोनिया गांधी की 6 मई की रैली हुई, मोदी जी ने अपनी रैली में बोला और बड़े गुस्से में बोला। आप वो वीडियो देखिए। आमतौर पे मोदी जी किसी सार्वजनिक रैली में इतने क्रोध में नहीं बोलते हैं, लेकिन मामला संप्रभुता का था और मामला एक एजेंडे का था, तो सोनिया गांधी ने जब बोला तत्काल उस पर संज्ञान लिया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि किसी देश में यहां इस तरह की भाषा करने वाली कोई नेता, एक पार्टी की बड़ी लीडर, उनको जिम्मेदारी से बात बोलनी चाहिए थी, जिन्होंने संप्रभुता शब्द इस्तेमाल करके अपनी मानसिकता को जता दिया है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर दी गई है। भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं और वो प्रभारी हैं वहां, उन्होंने सीधा कंप्लेंट चुनाव आयोग में की है और उन्होंने कहा है कि इसमें इस पार्टी की सदस्यता रद्द करी जाए, सोनिया गांधी को जेल में डाला जाए, क्योंकि कोई भी लीडर इस तरह से कैसे बोल सकता है। और सोनिया गांधी वो कांग्रेस में इस समय है कि संसदीय दल की नेता हैं कांग्रेस की। तो भाई आप ऐसा कोई भी बयान कैसे दे सकते हैं जो देश की अखंडता के लिए खतरा हो? आप लोगों के वोट लेने के लिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप देश के लिए बोलिए, देश की अखंडता के लिए हम फला बात करेंगे, देश की अखंडता के लिए ये चीज करेंगे। क्या वहां कोई राज्य को बांटने का मुद्दा है? निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन हां, पीएफआई का एजेंडा तो है। पीएफआई तो यही कर रहा है। पीएफआई तो अपने एजेंडे पर चल रहा है कि 2047 तक हमें तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और ये चीजें कांग्रेस को पता थी, सारी तैयारी अंदर से चल रही है। जो चीज 2014 में मोदी सरकार आने के बाद चीजें खुल रही हैं, क्या ये इंटेलिजेंस इनपुट जो हमारे देश की आईबी है, इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, क्या उसको 14 के पहले नहीं पता कि इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में धर्मांतरण चल रहा है, इस देश में जो लोग एजेंडे को चला रहे हैं, जो पीएफआई एक्टिव है। इसके पहले सिम्मी थी, बैन कर दिया, लेकिन सिम्मी को बैन करने का क्या मतलब हुआ? सिम्मी बैन कर दी, उसके आगे जो वो लोग थे वो तो पकड़े नहीं गए। तो जब नहीं पकड़े गए तो भाई ठीक है, वो तो अपना एक्टिव है। आज पीएफआई भी इसी तरह से है। लेकिन आप फर्क देखिए कि कांग्रेस के टाइम में जिन ऐसे देश विरोधी संगठनों को पलने पूछने का मौका दिया गया, उनके सपोर्ट में बयान दिए गए, विदेश की धरती पर जाकर भी देश विरोधी बयान दिए गए, राहुल गांधी के द्वारा चाहे सोनिया के द्वारा। आज मोदी सरकार है, पीएफआई ये सोच रहा हो कि केवल संगठन पर पहले की तरह बैन लगेगा जैसा सिम्मी पर लगा था और उसके बाद आप अंडरग्राउंड रह करके अपना काम चलाते रहना, तो वो भूल में है। पूरे देश में एनआईए एक्टिव है और पीएफआई के जुड़े हुए लोगों पर एक एक एक्टिविटी पर नजर है। अभी हाल ही में कुछ ही घंटे पहले उत्तर प्रदेश में पीएफआई के ठिकाने पर एटीएस ने एनआईए की इंफॉर्मेशन पर एक साथ 50 ठिकानों पर कार्रवाई की, छापे मारे और लोगों को गिरफ्तार किया है। यह बता रहा है कि अब सरकार एक्टिव है, देश विरोधी ताकतें अब कोई मुंह नहीं उठा पाएंगी। लेकिन कांग्रेस को शायद दिक्कत हो रही है, उनको लगता है कि हमारा तो वोट बैंक खिसक रहा है। इनका वोट बैंक वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है।
और इसलिए अनुराग ठाकुर कहते हैं कि न तो सोनिया गांधी और न ही उनकी पार्टी ने भारत को कभी राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया है। ये तो एक टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। आज हम सोच रहे थे कि मुट्ठी भर कम्युनिस्ट हैं जिनकी कोई ताकत नहीं बची, वो अगर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, वो जेएनयू में डफली डफली गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो हम मजाक उड़ाते थे, हंसी में उड़ा देते थे। अरे ये मुट्ठी भर लोग, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सिकड़ गया, अब ये भारत में भी एक राज्य में थोड़ा सा बचा है, केरल में, बाकी तो कहीं अस्तित्व है नहीं, ये क्या कर लेंगे। लेकिन आज पता लग रहा है कि चाहे केरल हो चाहे पश्चिम बंगाल, इन्होंने अपना रूप बदल लिया है। अगर देखिए कोई भेड़िए की खाल पहनकर आ जाए, ऊपर से तो देखने में यही लगेगा भेड़ है, और लोग भेड़ से समझ करके दोस्ती भी कर लेंगे, पास भी सुला लेंगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही देश विरोधी ताकतों ने और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो परिकल्पना करने वाले लोग हैं, जो इस उम्मीद पर जी रहे हैं, उन लोगों ने, वामपंथियों ने, नक्सलियों ने अपना रूप बदल लिया है। कुछ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, कुछ जो है टीएमसी में शामिल हो गए, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए। ऊपर से देखने में लगेगा सब ठीक है, कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए, लेकिन वही वामपंथी, वही विचारधारा वो जीवित है, प्लेटफॉर्म चेंज है। ममता बनर्जी की टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बहुत सारी चीजें ममता बनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है वोट के लिए, लेकिन वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या ये नक्सली खत्म हो गए, वामपंथी खत्म हो गए? ममता बनर्जी आई तो सब खत्म हो गया? ये भूल है। वो सब टीएमसी का लेबल लगाकर अपना काम कर रहे हैं, और इसीलिए वहां हिंदुओं पर अटैक होता है, देश विरोधी एक्टिविटी होती है, आए दिन बम पकड़े जा रहे हैं। एनआईए अगर एक्टिव ना हो तो पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा नरसंहार हो सकता था, इसका अंदाजा आप लगाइए कि वहां 2100 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, जिलेटिन की छड़ें पकड़ी गई थी। क्या तैयारी है? 2024 का चुनाव जीतने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा करने की तैयारी चल रही है, और यह तैयारी भारत के कई हिस्सों में इसी तरह से चल रहा है। आज आप पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब देश ने जो कभी पिछले 14 से लेकर और अभी तक लगभग 8 साल बीत गए, कभी बम धमाके नहीं सुने थे, आज पंजाब में बम धमाके शुरू हो गए हैं, नशे की खेप आ रही है, हथियार आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि राज्य की पुलिस, उसका ध्यान तो कहीं और है, उसका इस्तेमाल देश की सीमाओं की तरफ नहीं है, गांव को सुरक्षित करने में नहीं है, अपने नागरिकों को सुरक्षित करने में नहीं है। उसे तो केजरीवाल जी ने आदेश दे रखा है कि जो पत्रकार, जो व्यक्ति आम आदमी के बारे में बोले, हमारे मकान के बारे में बोले, उस पर केस करो, फर्जी करो या कुछ करो, उसको जेल में डालो। जब पुलिस का आप इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं, उनको लगता है हमें तो खुली छुट्टी है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कांग्रेस को सूट करता है कि चाहे जो हो, बस सरकार हमारी बन जाए। और ये कांग्रेस केंद्र में 65 साल करती रही, राज्यों में ये प्रयोग करने की कोशिश है। कर्नाटक भी वो राज्य है जहां कांग्रेस अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी कांग्रेस जो राज्यों तक के टुकड़े करने का विचार रखती हो, राज्य में अलग ध्वज की बात करती हो, राज्य को भारत का हिस्सा ना मानती हो, ऐसी जो मानसिकता की पार्टी है, यदि वो सत्ता में आ गई तो अभी केवल बजरंग दल पर बैन करने की बात कर रहे हैं, अगर वो सत्ता में आई तो वहां राष्ट्रवादी लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। और इसीलिए सोनिया गांधी के इस भाषण पर जो प्रतिक्रिया हुई है, जिस तरह से मोदी जी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्रेसिव हुए हैं, निश्चित जानिए कि सरकार तो वहां बीजेपी की ही बनने जा रही है। सोनिया गांधी की भी मुसीबतें इससे बढ़ने वाली है। जो एफआईआर दर्ज हुई है चुनाव आयोग के यहां, इस मामले को लेकर सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा, या तो वो पूरे देश से माफी मांगेगी, वरना निश्चित जानिए कि जेल जाने को वो तैयार रहें। निश्चित रूप से उनको जेल हो सकती है। वंदे मातरम।